This Lelland Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। तानाशाह, आपने सुने पिछले एपिसोड में जनरल पिनोशे के किस्से। कार्लोस का वो साथी जनरल जो वफादारी की कसम खाकर आया, लेकिन जिसने राष्ट्रपति अलांदे के घर पर बम बरसाए, उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया और इन सब में उसकी मदद की अमेरिका ने। क्या अब जनरल पिनोशे शांति से शासन करेगा या फिर कत्ल के सिलसिले को वो बदस्तूर जारी रखेगा? क्या उसे अपने किए का फल मिलेगा? और इन सब के बीच ऑस्कर जीतने वाली फिल्म मिसिंग की कहानी क्या है? टॉर्चर कैंप से बचकर निकली बच्ची की कहानी क्या है? क्या है कहानी उस कवि की जो मरते मरते अपनी खून से सनी उंगलियों से अपनी शर्ट पर कुछ लिख रहा था? कम्युनिस्टों को कैंसर कहने वाला जनरल पिनोशे अब मिलिट्री हुंटा का मुखिया था। हुंटा फौजी अफसरों की टॉप कमेटी को कहते हैं। म्यांमार में भी इसका ही शासन है। पिनोशे पहले तो देश में उसकी सत्ता का विरोध करने वालों से निपटा, फिर उसने संभावित चुनौतियों को खत्म करना शुरू किया और इसमें उसका पहला शिकार बने पुराने आर्मी चीफ कार्लोस प्रॉट्स। प्रॉट्स आर्मी कू से खफा थे। पिनोशे को इसकी भनक लग गई। उसने कार्लोस की गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन कार्लोस के वफादार अब भी फौज में मौजूद थे। उन्हें भी भनक लग गई और ऐसे में पूर्व आर्मी चीफ कार्लोस चिली से भागकर गुपचुप ढंग से अर्जेंटीना चले गए। कार्लोस को लगा कि अब वो जनरल पिनोशे की नज़र से दूर हैं, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उन पर नज़र बनाए थी। तख्ता पलट के लगभग एक बरस बाद 30 सितंबर 1974 की बात है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। कार्लोस प्रॉट्स अपनी पत्नी सोफिया के साथ अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले। नीचे उनकी कार खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की, जोरदार धमाका हुआ। अंदर कुछ भी साबुत नहीं बचा। कार्लोस और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। आप समझिए कि यह धमाका कितना जबरदस्त था। 9वें फ्लोर तक कमरों के शीशे टूटकर नीचे गिरे थे। इस हत्याकांड की जांच में माइकल टाउनली का नाम सामने आया। वो अमेरिका में पैदा हुआ था और चिली की खुफिया पुलिस नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के लिए काम करता था। ये एजेंसी डायना के नाम से मशहूर है। डायना, इसने जनरल पिनोशे के लिए और भी कई कत्ल किए, लेकिन इसका अगला चर्चित ऑपरेशन 2 बरस बाद हुआ। एक बार फिर से सितंबर का महीना था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी थी। इसके शेरिडन सर्कल के पास एक कार को बम से उड़ा दिया गया। यह विदेशी दूतावासों वाला इलाका था। वहां पर ऐसी वारदात हुई तो सब सकते में आ गए। पुलिस पहुंची तो मौके पर बीभत्स नजारा। चारों तरफ खून, बीच सड़क एक आधी कटी पड़ी टांग, कुछ दूर धुआं फेंकती कार और उससे भी दूर फुटपाथ पर पड़ा अपनी टांग देख चीखता एक आदमी। ये चीख कुछ ही मिनटों में थम गई। कौन था ये आदमी? ये था ऑरलैंडो लेतेविए। अलांदे सरकार में रक्षा मंत्री रहा था। उससे पहले अमेरिका में चिली का राजदूत रहा था। एक वक्त था जब पिनोशे लेतेलिए को सलाम ठोकता था, लेकिन तख्ता पलट के बाद लेतेलिए गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इंटरनेशनल प्रेशर के चलते उसे जेल से छोड़ा गया, निर्वासन की शर्त के साथ। लेतेलिए अमेरिका आ गए और पढ़ाने लगे, लेकिन बम धमाके में 2 लोग मरे थे। एक लाश कार के अंदर भी थी। ये थी 25 साल की अमेरिकी नागरिक रॉनी मॉफिट की, जो लेतेलिए की असिस्टेंट थी। अब आप समझिए, अमेरिका की राजधानी में अमेरिकी नागरिक की सरेआम हत्या हुई। कायदे से देखा जाए तो यह अमेरिका की संप्रभुता पर हमला था, लेकिन उसने चूं तक नहीं की। दरअसल जून 1976 में अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर और अगस्तो पिनोशे के बीच मुलाकात हुई थी। किसिंजर ने पिनोशे को कहा था, आप जो कर रहे हैं अमेरिका उसमें पूरी तरह से आपके साथ है। यह तो एक डॉक्यूमेंटेड मीटिंग और बयान है। अमेरिका का यह साथ शुरू से था। तख्ता पलट के कुछ ही महीनों के बाद 1 अक्टूबर 1973 को हेनरी किसिंजर की मेज पर एक फाइल आई थी। उनके इंटर अमेरिकन अफेयर्स सेक्रेटरी की रिपोर्ट थी, जिसमें पिनोशे के काले कारनामों की जानकारी थी और साथ में सलाह
कि अमेरिका चिली में पिनोशे के अत्याचार को समर्थन देना बंद करे। किसिंजर ने रिपोर्ट पढ़ी और अपने सहयोगियों से कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी नीति को समझने की ज़रूरत है। वो कितने भी गलत काम क्यों ना करें, चिली का मिलिट्री शासन हमारे लिए अलांदे की सरकार से कहीं बेहतर है। ये उस हेनरी किसिंजर के शब्द थे जिसे उसी बरस शांति का नोबेल प्राइज मिला था, वियतनाम वॉर पर विराम लगाने के लिए। वियत नेता और कम्युनिस्ट नेता ली डक थो के साथ किसिंजर को ये प्राइज मिला था, लेकिन ली डक थो ने हेनरी किसिंजर के साथ प्राइज शेयर करने से मना कर दिया था। ये नोबेल पीस प्राइज के इतिहास का इकलौता मौका है जब विजेता ने पुरस्कार नहीं लिया। पिनोशे के शिकारों में सिर्फ उनके राजनीतिक विरोधी ही नहीं थे। न्यूयॉर्क में पैदा हुए चार्ल्स हॉर्मन की कहानी सुनिए। ये सितंबर 1973 के वक्त चिली में थे। चार्ल्स पत्रकार थे, अलांदे की विचारधारा से सहमति जताते थे। उन्होंने तख्ता पलट की रिपोर्टिंग की और ऐसे में कुछ ही रोज बाद 16 सितंबर को चार्ल्स और उनके दोस्त फ्रैंक को पुलिस ने घर से उठा लिया। उन्हें चिली के नेशनल स्टेडियम ले जाया गया। हम आपको बता चुके हैं कि इस स्टेडियम में क्या होता था। ये पिनोशे का टॉर्चर कैंप था, अस्थायी जेल थी। इन दोनों को उठाए जाने के बाद कभी पता नहीं चला। पता चला बाद में कि चार्ल्स हॉर्मन को मारकर स्टेडियम की ही एक दीवार में चिनवा दिया गया था। फ्रैंक के साथ भी यही हुआ। चार्ल्स के गायब होने के बाद उनकी पत्नी और पिता ने बहुत तलाश की, अमेरिकी अधिकारियों की मदद ली, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। इस पूरे प्रकरण पर 1982 में एक फिल्म आई थी, मिसिंग। इसे 1983 के ऑस्कर में 4 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था और बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी। लेकिन इन सब के बावजूद चार्ल्स हॉर्मन का लौटना उस दीवार में चुनवाए जाने के बाद, मारे जाने के बाद नामुमकिन था। ट्रायल अपनी रफ्तार से चलता रहा और 2015 में चार्ल्स और फ्रैंक की हत्या के लिए 2 अधिकारियों को सजा मिली। पिनोशे के खूंखार कारनामों का ये एक उदाहरण था, लेकिन इसकी सीमाएं असीमित थी। उसने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए क्रूर तरीकों को कंटिन्यू रखा। एक और उदाहरण देता हूं आपको इसका। आपने नेशनल स्टेडियम का वाकया सुना, अब विला ग्रिमाल्डी का वाकया सुनिए। ये विला सेंटियागो की सीमा पर बनी एक हवेली थी, 3 एकड़ में फैली, भारी भरकम सिक्योरिटी से लैस। ये पिनोशे की सीक्रेट पुलिस का टॉर्चर कैंप था। 1973 से पहले ऐसा नहीं था। तब ये एक थिएटर था जहां आर्टिस्ट जमा होते थे और जिंदगी की रंगीनियों के गीत गाते थे। लेकिन 1973 के विद्रोह के समय इस प्रॉपर्टी का जो मालिक था, एमिलो वसली, उसको धमकी दी गई, परिवार को जिंदा देखना चाहते हो तो हवेली को छोड़ दो। वसली ने परिवार बचा लिया और इसके बाद सीक्रेट पुलिस ने इस हवेली को डिटेंशन कैंप में बदल दिया। पिनोशे के कैदियों को यहाँ नए नए तरीकों से यातनाएं दी जाती थी। इसी कैंप में एक लड़की को भी टॉर्चर किया गया था। इस लड़की का नाम याद रखिए, मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट और उनकी माँ किसी तरह इस टॉर्चर कैंप से निकले और मिशेल, जो उस समय बच्ची थी, 2006 में इस देश चिली की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कहा जाता है कि इस विला ग्रिमाल्डी में तकरीबन 4,500 लोगों को लाया गया। इनमें से सैकड़ों लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। और ये कहाँ गायब हुए, इसके लिए आप टॉर्चर कैंप चलाने वाले एक पूर्व सैनिक का बयान सुनिए। वो बताता है कि जो लोग गायब हुए उन्हें असल में टुकड़ों में काट कर बैग में भरा जाता था और फिर हेलीकॉप्टर से समंदर में फेंक दिया जाता था। 2004 में विला ग्रिमाल्डी कैंप के इंचार्ज मार्सेलो मोरे ब्रिटो को पहली बार सज़ा सुनाई गई। 2015 में ब्रिटो अस्पताल में मर गया और जो वो मरा तो उसकी सज़ा बाकी थी। कितनी सज़ा? 300 बरस की जेल अभी उसे और काटनी थी। पिनोशे को हमेशा ये भ्रम रहा कि जनता उसके राज में बहुत खुश है, उन्हें सैनिक शासन में कोई दिक्कत नहीं, उसके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं। लेकिन ये भ्रम दूर होना था। घमंड में चूर पिनोशे ने 1988 में जनमत संग्रह करवाया। इसमें चिली की जनता से पूछा गया, क्या पिनोशे को 8 साल के लिए और राष्ट्रपति के पद पर रहना चाहिए? 56% लोगों ने कहा नहीं। इस जनमत संग्रह के प्रचार में विपक्ष का नारा था, जॉय इज कमिंग, यानी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पिनोशे को झटका लगा। आर्मी के भीतर भी उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी। उधर अमेरिका से मिल रहा सपोर्ट भी मंद पड़ गया था। चारों तरफ से घिरता देख पिनोशे राष्ट्रपति की कुर्सी से उतर गया। एक शातिर तानाशाह फाइनली कुछ असहाय दिख रहा था और ऐसे में हुंटा को चुनाव भी करवाने पड़े और फिर 11 मार्च 1990 को पैट्रिशिया एल्विन ने
चिली के 30वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। एक अरसे के बाद, अलांदे के बाद, जनता ने अपना राष्ट्रपति चुना था। अगले रोज 12 मार्च को 70,000 से ज्यादा लोग चिली के उसी नेशनल स्टेडियम में जमा हुए अपने नए राष्ट्रपति का भाषण सुनने के लिए। एल्विन ने पिनोशे के अत्याचारों को याद किया और कहा, नेवर अगेन, अब ऐसा कभी नहीं होगा हमारे देश में। लेकिन जिसने ऐसा किया था उसके साथ क्या हुआ? पिनोशे के साथ क्या हुआ? उसने प्रेसिडेंट का पद तो छोड़ दिया था, लेकिन अपने बचाव का रास्ता तैयार रखा था। उसने आर्मी चीफ की कुर्सी फौरन नहीं छोड़ी। इसको छोड़ने में उसने 8 बरस का वक्त लगाया और तब जाकर उसे कानून के कटघरे में खड़ा करने की पहली कोशिश हुई। साल था 1998 का। अगस्तो पिनोशे ने आर्मी के कमांडर इन चीफ का पद छोड़ दिया था। हालांकि वो अभी भी चिली की सेनेट का सदस्य था। उस साल वो पीठ की सर्जरी करवाने लंदन गया। 16 अक्टूबर की आधी रात की बात है जब स्कॉटलैंड यार्ड के 2 एजेंट लंदन के ब्रिज हॉस्पिटल में घुसते हैं। पिनोशे यहीं पर अपना इलाज करवा रहा था। वो 1-2 दिन में वापस चिली लौटने वाला था। कमरे के बाहर उसकी सुरक्षा के लिए हथियारबंद बॉडीगार्ड मुस्तैद थे। लेकिन जब एजेंटों ने अपना आई कार्ड दिखाया और हथियार सौंपने के लिए कहा तो उन्होंने थोड़ी भी आनाकानी नहीं की। इसके बाद टेलीफोन के तार काट दिए गए। क्लिनिक के बाहर 8 हथियारबंद पुलिस वाले खड़े हो गए और इनको ये कहा गया कि जरा सी भी हरकत दिखे तो गोली चला देना। इसके बाद दोनों एजेंट पिनोशे के कमरे में जाते हैं, उसे इंटरपोल का वारंट दिखाते हैं, उसके अधिकार बताते हैं और ऐलान करते हैं, यू आर अंडर अरेस्ट। पिनोशे की गिरफ्तारी का ये वारंट एक स्पेनिश जज ने जारी किया था। उसके 17 बरस के शासन में 75 स्पेन के नागरिकों को टॉर्चर कर गायब कर दिया गया था। लेकिन एक सवाल था, ये जज स्पेन के थे, ये पुलिस इंटरपोल की थी, लेकिन पिनोशे लंदन में था। क्या पिनोशे को अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए स्पेन भेजा जाएगा? इस मामले पर ब्रिटेन की अदालत में सुनवाई हुई और इन सब के बीच पिनोशे के समर्थकों ने कैंपेन चलाना शुरू किया कि एक बीमार व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने पिनोशे को बेचारा साबित करने की भरपूर कोशिश की और वो सफल भी हुए। जनवरी 2000 में ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ ने कहा, पिनोशे को स्पेन नहीं भेजा जाएगा। मानवाधिकार संगठनों ने इस बयान पर जैक स्ट्रॉ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी पहुंचा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भी जैक स्ट्रॉ के कहे पर मुहर लगा दी। इन सब में 504 दिन बीत गए और इन सब के फैसले के बाद 504 दिनों के बाद हाउस अरेस्ट से पिनोशे को रिहा करना पड़ा ब्रिटेन को। पिनोशे को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए भारी सुरक्षा थी। कारों का काफिला निकला, प्रोटेस्टर्स के नारों और मीडिया के कैमरों के बीच से। फिर ये काफिला लिंकनशायर रॉयल एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा, जहां पर चिली का एक बोइंग 707 उड़ने के लिए तैयार खड़ा था। 3 मार्च 2000 को ये प्लेन पिनोशे को लेकर सेंटियागो एयरपोर्ट उतरा। उसे नीचे उतारने के लिए एलिवेटर का इंतजाम था। पिनोशे व्हील चेयर पर बैठा था। एयरपोर्ट पर उसके स्वागत में भारी भीड़ जमा हो गई थी। जैसे ही पिनोशे ने अपनी जिंदाबाद के नारे सुने, माहौल अपने पक्ष में देखा, वो व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो गया और हाथ हिलाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पिनोशे कोई महान जंग जीत कर आया हो। और खराब हेल्थ वाली बात, वो मजाक से भी बदतर दिख रही थी उस वक्त। पिनोशे ऐसा ही शातिर बहरूपिया था। ऐसा नहीं कि औरों को सजा नहीं मिली, पिनोशे के आदेश को पूरा करने वाले अफसरों को समय समय पर कोर्ट में घसीटा गया, लेकिन जनरल पिनोशे बचा रहा। जब भी उस पर मुकदमा चलता, वो खराब स्वास्थ्य का हवाला देता। नवंबर 2006 में पिनोशे को आखिरी बार हाउस अरेस्ट में रखा गया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। पिनोशे को कभी उसके किए की मुकम्मल सजा नहीं मिली। कहानी को यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। पिनोशे मर गया है, लेकिन एक सिरा था जो शुरुआत में मैं एक संकेत की शक्ल में आपके लिए छोड़ आया था। नेशनल स्टेडियम में तड़पता कवि विक्टर हारा अपने कपड़ों पर खून बहाती अंगुलियां घुमा रहा था। वो दरअसल मरते वक्त भी एक गीत रच रहा था। ये गाना कहलाया द लास्ट सॉन्ग ऑफ विक्टर हारा। अपनी किताब एक्सरसाइजिंग पावर द अनएंडिंग ट्रायल ऑफ जनरल अगस्तो पिनोशे में एरियल डॉर्फमैन ने इस गीत के असर को बयां किया है। ये असर 1990 के सत्ता हस्तांतरण वाले दिन दिखा था। नेवर अगेन की स्पीच दी गई थी। एरियल क्या लिखते हैं, जैसे ही स्टेडियम में विक्टर हारा का गाना सुनाई दिया, 70,000 पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर सर रखकर रोने लगे।
इसके बाद उन्होंने डांस करना शुरू किया। गाना खत्म हुआ तो शांति पसर गई। जब लोगों की चेतना लौटी तो तालियों से पूरा माहौल गुंजायमान हो उठा। ये उन हजारों लोगों की याद को जिंदा करने की खूबसूरत कोशिश थी जिन्हें पिनोशे ने किसी अनजान कोने में दफन कर दिया था। क्या था ये गीत? सुनिए। इसका अनुवाद तानाशाह सीरीज के राइटर अभिषेक सोनू ने ही किया है। कितना मुश्किल है वो गीत गाना जिसके लफ्ज खौफ से भरे हों, खौफ जिसमें सांसों की बसाहट है, जिसमें मौत की आहट है। खुद को अथाह मरुथल में पाना कितना मुश्किल है, जहां सब लय सारी धुनें खो जाती हैं चीखों और चुप्पियों में। अनदेखा ये क्षण, ये अलहदा एहसास बुनेगा एक दिन नई उम्मीदों की बुनियाद। नई उम्मीदों की कहानी हम सुनाते रहेंगे तानाशाहों की कहानी, ताकि व्यक्ति की गरिमा, इसे बचाने का उसका संघर्ष, उसकी आजादी सिर्फ एक सपना नहीं, एक सपनीली हकीकत बनता रहे और दुनिया के हर नागरिक तक इसकी चमक पहुंचे।